नमस्कार साथियों, आज हम संधि पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। हम सबसे पहले स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। स्वर संधि का हम वर्गीकरण करें, भेदों की बात करें तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। और इसमें इन वर्णों का निर्माण होता है। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे, इसका संधि करना और संधि विच्छेद करना ये समझेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा। कई बार प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है केवल शब्द दे करके कि निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है या गुण स्वर संधि का उदाहरण है या वृद्धि का, यण का या अयादि का है। तो उनकी हमें पहचान प्रथम दृष्टया कैसे हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ समझिए कि दीर्घ स्वर संधि में किन किन का निर्माण होता है। आ ई उ का, गुण में ए ओ अर, वृद्धि में ऐ और औ का, यण में य व रे का, अयादि में ऐ आय अव और आव का। अब यहाँ ये समझिए कि अगर किसी शब्द में आ, ई और उ इनमें से कोई भी मात्रा नहीं है, किसी शब्द में इन तीनों में से कोई मात्रा नहीं है, तो वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं हो सकता। अगर किसी शब्द में ए, ओ और अर की मात्रा नहीं है या ध्वनि नहीं है, तो फिर वो शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं हो सकता। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, गणेश, दयानंद, हितेशी और सत्येंद्र। ये 4 ऑप्शन हैं, 1, 2, 3 और 4। मान लीजिए प्रश्न इस तरह से पूछा हुआ है कि इनमें से किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है या कौन सा शब्द दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो अब हम यहाँ ज़्यादा डिटेल में न सोच करके प्रथम दृष्टया पता लगा सकते हैं कि कौन सा शब्द दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। कैसे? हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन से स्वर या वर्ण बनते हैं। तो दिमाग में तुरंत आएगा आ, ई और उ। अब हम देखेंगे इस शब्द में कहीं भी आ, ई और उ की ध्वनि नहीं है। इसमें भी, इसमें है, बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन वो लास्ट में है तो वो टूटेगी नहीं। अगर अंत में है तो वो टूटेगी नहीं। यहां भी नहीं है। अब हम देखेंगे केवल एकमात्र शब्द है जहां यहां बीच में आ की ध्वनि है। तो दीर्घ संधि का उदाहरण यही होगा। और इसके हम टुकड़े करेंगे तो 2 सार्थक शब्द हमें मिल जाएंगे, दया जोड़ आनंद। तो हम प्रथम दृष्टया वर्णों के ज्ञान से ही ये पता लगा सकते हैं कि इस शब्द में कौन सी संधि हो सकती है। अभी हमने यहाँ सिर्फ अंदाजा लगाया था कि दयानंद में दीर्घ स्वर संधि हो सकती है। फिर हमने जब इसका टुकड़े किए, इसका विच्छेद किया, तो हमने पाया कि इसमें 2 सार्थक शब्द हमें मिल गए। और जब तक सार्थक शब्द नहीं मिलेंगे तब तक संधि नहीं होगी। तो ये हमारा फॉर्मेट है। इससे हम प्रथम दृष्टया पता लगा सकते हैं कि किस शब्द में कौन सी संधि कब होगी। अगर किसी शब्द में ए की मात्रा है तो इसमें गुण संधि होने की संभावना है, दीर्घ की यहाँ संभावना नहीं है। यहाँ ऐ की मात्रा है तो यहाँ वृद्धि संधि होने की संभावना है, दीर्घ की भी नहीं है और गुण की भी नहीं है। और यहाँ ए की ध्वनि है तो यहाँ पर गुण संधि होने की संभावना है, और एक इसमें ये आया है तो इसमें यण संधि होने की भी संभावना है। ये हम विच्छेद करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हम प्रथम दृष्टया भी केवल वर्णों के ज्ञान से हम संधि का भेद पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। आगे चलते हैं, हम उदाहरण देखते हैं।
दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण देखें। सबसे पहले हम दो शब्दों को जोड़ते हैं यानी संधि करते हैं, जैसे स्व जोड़ अर्थ। अब देखो संधि में दो वर्णों का मेल होता है। वो वर्ण कैसे होते हैं? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यहां अंतिम वर्ण क्या है? ए, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण वो भी मिल गया ए। जब दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है आ। अब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो स हलंत है, आधा है। अब वह में से ए निकल गया तो वह भी हो गया हलंत का, और अर्थ का ए भी यहां आ गया, और आगे है ये। अब ये देखो ये जगह क्यों छोड़ी है? क्योंकि वह और रे और थे के बीच में ये दो ए वर्ण थे जो कि यहाँ थे। ये इस वह के और जो रे है और थे है इसके दोनों के बीच में ये दो ए थे। अब इन दोनों ए को मिला करके हमने ये बना दिया, तो अब इन दोनों के स्थान पर ये दीर्घ आ जाएगा। तो इन दोनों का स्थान कहाँ था? यहाँ था, तो यहाँ पर हम आ ले आएंगे। अब देखो जब कोई भी व्यंजन स्वर रहित हो यानी आधा हो और उसके बाद कोई स्वर आ जाए तो वो व्यंजन जाकर के स्वर में मिलेगा। अब देखो आधा तो ये भी है, लेकिन ये आगे जाएगा, ये दोनों ही जाएंगे, ये दोनों आगे जाएंगे अपने आप को पूरा करने के लिए। तो पहले कौन पहुंच जाएगा? पहले वह पहुंच जाएगा और आ में मिल जाएगा। तो जब वह आ में मिलेगा तो आ है वो मात्रा में बदल जाएगा इस तरह से, और फिर आगे वाला आ जाएगा सही। इस तरह से हमारे पास शब्द का निर्माण हुआ स्वार्थ। दूसरा उदाहरण देखिए, से जोड़ आदर। यहां देखो ए प्लस ए का मेल हुआ है और यहां है ए प्लस आ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? से में किसकी ध्वनि आ रही है लास्ट में? ए की। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ, दोनों मिलेंगे तो भी आ ही बनेगा। अब से का ए निकला तो से हलंत हो गया। अब से के बाद में जो ए था ये ए और आदर का आ दोनों मिलके ये बन गया। तो अब से के बाद इन दोनों के स्थान पर ये आ जाएगा। अब यहां तक के वर्ण आ गए। देखो से हलंत का आ गया, से में से जो ए निकला था आदर का आ दोनों इसमें आ गए तो ये आ गया यहां। अब आगे दर ले लो। अब व्यंजन है, स्वर रहित है, ये जाके आ में मिलेगा तो बनेगा सादर। इसी तरह से सेवा जोड़ आलय। अभी आप देखेंगे अंतिम वर्ण क्या है? आ है, प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी आ है, दोनों मिलेंगे तो भी दीर्घ आ ही बनेगा। अब से ऐसा ही रहेगा, वा में से आ निकला तो वह आधा हो गया। वा का आ और आलय का आ इन दोनों के स्थान पर यह आ जाएगा। इन दोनों का स्थान है यहां। आगे हम लेते हैं लय। अब हम इनको मिलाएंगे तो से तो ऐसा ही रहेगा, वह आ में मिला वा और आगे लय, बन गया सेवालय। तो इस तरह से इनका निर्माण होता है। एक अंतिम उदाहरण और देखें, मेघ जोड़ आलय। अब यहां घ में ए है, बाद में आ है, दोनों मिलेंगे आ बनेगा। अब में ऐसा ही रहेगा, घ में से ए निकला, घ आधा हो गया, घ का ए आलय का आ इन दोनों के स्थान पर ये आ जाएगा। तो घ और लय के बीच में आ आएगा और आगे लय। अब इनको पूरा कर दो, घ आ में मिलेगा, घा बनेगा और हो जाएगा
मेघालय। इस तरह से दीर्घ स्वर संधि में हम संधि की प्रक्रिया इस तरह से करते हैं। इसी तरह से इसमें दूसरा होता है ई के उदाहरण, दीर्घ ई के उदाहरण। एक बार हम आ, ई और ऊ इन तीनों के उदाहरण संधि करके देखते हैं, फिर संधि विच्छेद करके देखते हैं। ई के उदाहरण देखते हैं। कवि जोड़ इंद्र, यहां देखेंगे छोटी ई है अंतिम वर्ण, प्लस आगे भी छोटी ई है, दोनों मिलेंगे बड़ी ई। तो जोड़ेंगे तो कह तो ऐसे ही रहेगा, वह में से छोटी ई निकली, वह हलंत का हो गया। अब वह की ई और इंद्र की ई दोनों इसमें आ गई, तो वह के बाद ये बड़ी ई और आगे आधा न और द्र बन जाएगा कविंद्र, क्योंकि वह बड़ी ई में मिला तो बड़ी ई की मात्रा आ गई। इसी तरह से देखें, छोटी ई है, बड़ी ई का उदाहरण देखें। मही जोड़ इच्छा। मही होती है पृथ्वी, इसको हम पृथ्वी भी लिख सकते हैं। पृथ्वी, धरती, धरा, मही, वसुंधरा। अब यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, प्लस आगे छोटी ई है, दोनों मिलेंगे तो बड़ी ई होगा, बराबर। मैं तो ऐसा ही रहेगा, मैं में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। है में से ई निकली तो है हलंत का हो गया। है की ई और इच्छा की ई दोनों मिलके यहाँ दीर्घ ई होगी, ये ई यहाँ आ गई, आगे ये आ जाएगा च और छा, इन दोनों को मिला दो। अब देखेंगे यहाँ हलंत का है यानी स्वर रहित व्यंजन, और यहाँ भी स्वर रहित व्यंजन है, इसको एक बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे इन दोनों के बीच में स्वर है, तो ये ई च में मिलेगा या ई है में मिलेगा। तो यहाँ मैं बता दूं कि ये ई किसी में नहीं मिलेगा, ये ई अपनी जगह ही रहेगा। इस ई की जरूरत है को भी है और च को भी है, लेकिन ये दोनों ही जो वर्ण है, कोई भी वर्ण है उसकी गति होगी बाएं से दाएं, यानी है दाईं तरफ जा सकता है लेकिन च बाईं तरफ नहीं आ सकता। तो ये च आगे जाएगा तो इसको कोई स्वर मिलेगा नहीं, तो ये आधा ही रहेगा। और ये है अपनी बाईं तरफ दाईं तरफ आगे जाएगा, बाएं से दाईं तरफ, तब इसको ई मिल जाएगा। तो ये है ई में मिलेगा, और है ई में मिलते ही ई है वो मात्रा में बदल जाएगा। मैं है बड़ी ई की मात्रा, च आधा पाई हटा करके लिखा जाएगा, और छा। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखें। मुनि जोड़ इष्ट, दोनों मात्राएं छोटी हैं। छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा बराबर बड़ी, छोटी ई बराबर बड़ी। मुंह, नी में से ई निकल गई तो न आधा हो गया। नी की ई, इष्ट की ई, इष्ट का मतलब होता है इच्छा, चाहा गया। तो मुनि की नी की ई और इष्ट की ई दोनों इसमें आ गई, तो न के बाद बड़ी ई आ जाएगी, और आगे ये हो जाएगा। अब यहाँ भी यही कंडीशन है सेम, तो न जाके ई में मिलेगा और बनेगा न में बड़ी ई, और हो जाएगा मुनिष्ठ। अब हम दोनों बड़ी ई का उदाहरण देखते हैं। श्री जोड़ीश, यहां बड़ी ई की मात्रा है और यहां भी बड़ी ई की मात्रा है, दोनों दीर्घ ई हैं तो भी बनेगा दीर्घ ई। अब देखो श्रेय है, इसमें से ई निकली, ये आधा हो गया, और श्रेय की बड़ी ई और ईस की बड़ी ई, ये ई इधर से होते हुए इसमें आ गई है, इधर से होते हुए इसमें आ गई है। तो अब श्रेय में श्रेय की ई ये है, ईस की ई ये है, दोनों ई इसमें आ गई। अब तो इन दोनों के स्थान पर ये बड़ी ई आ गई। अब आगे
श है। अब श ई में मिलेगा, पुनः श्री और श। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, ईस का मतलब होता है पति या स्वामी या मालिक। तो लक्ष्मी का पति श्रीश कौन है? विष्णु। ये विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। तो इस तरह से हम ई के उदाहरण हैं उनका संधि युक्त पद बनाते हैं। आगे है ऊ के उदाहरण हम देखते हैं। ऊ, दीर्घ ऊ प्लस ऊ दीर्घ ऊ बराबर बनता है दीर्घ। जैसे कटु जोड़ उक्ति, तो यहां छोटा ऊ है प्लस छोटा ऊ है बराबर दीर्घ ऊ हो जाएगा। अब देखो जोड़ो इनको, कै छोटा ऊ निकल गया तो टे आधा हो गया, टे का ऊ और उक्ति का ऊ मिलके दीर्घ ऊ हो गया। और आगे ये लिख दो सेम, क्या बन जाएगा? कै टे बड़ा ऊ मिला और आगे बन जाएगा कटुक्ति। कटुक्ति दूसरा है। विधु जोड़ ऊष्मा, यहां छोटा ऊ है प्लस यहां बड़ा ऊ है, दोनों मिलेंगे तो भी दीर्घ ऊ बनेगा। जोड़ दो, वी ध में से ऊ निकला, ध आधा हो गया, ध का छोटा ऊ ऊष्मा का बड़ा ऊ दोनों मिलकर के दीर्घ ऊ हो गया। आगे समा, जोड़ेंगे तो बनेगा वी ध बड़े ऊ में मिला धू और क्षमा, विधूष्मा। आगे है वधु जोड़ उक्ति, यहां ध में बड़े ऊ की मात्रा है, वधु दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व ऊ बराबर भी दीर्घ ऊ होगा। अब जोड़ेंगे तो वह ध में से बड़े ऊ की मात्रा निकली, ध आधा, और फिर ध में से जो बड़ा ऊ निकला और उक्ति का छोटा ऊ दोनों मिले तो दीर्घ ऊ हो गया। तो यहां आ जाएगा दीर्घ ऊ। आगे कति, अब इसको जोड़ दो, बन जाएगा वधूक्ति। ये दीर्घ ऊ है प्लस ये भी दीर्घ ऊ है, ये दोनों दीर्घ ऊ के उदाहरण हैं। तो ये हो गया दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ। अब इनको जोड़ो, चाहे तो ऐसा ही रहेगा, मैं में से दीर्घ ऊ की मात्रा निकल गई तो मैं हो गया हलंत का। अब मैं का ऊ और ऊर्जा का ऊ, इन दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ आ जाएगा, तो ये दीर्घ ऊ हो गया। अब आगे सेम लिख दो, बराबर मैं दीर्घ ऊ में मिलेगा और आगे वाला सेम आ जाएगा। चमू यानी सेना, ऊर्जा यानी उत्साह जोश, सेना का उत्साह या जोश। तो इस तरह से हम संधि करने की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। बहुत आसान है, एक बार दिमाग में आपके फिट हो जाएगा, उसके बाद ये प्रक्रिया में इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि ऐसे शब्दों का संधि विच्छेद कैसे किया जाए। अगर हमारे पास एक संधि युक्त पद दिया हुआ हो तो उसका विच्छेद कैसे किया जाए। अब तक हमने किया है कि दो शब्द दिए हुए हैं तो उनमें संधि किस तरह से की जाए, उनको जोड़ा कैसे जाए। अब विच्छेद का देखते हैं।
ये एक शब्द है सावधान। अब देखो ये कहाँ कहाँ से टूटता है। तोड़ने के लिए आप एक नियम याद रखें, एक सूत्र है, एक ट्रिक है ये। तोड़ने का मतलब संधि विच्छेद करने के लिए। संधि विच्छेद करने के लिए आप ये याद रखेंगे कि टूटेगा वही जो मिलकर बना है। वर्ण, क्योंकि यहाँ वर्णों का खेल है सारा, तो टूटेगा वही जो मिलकर बना है, और जिसको तोड़ना है उसको बाहर निकाल लो। ये दो बातें याद रखो। संधि विच्छेद करते समय आपके ये दो चीज़ें दिमाग में होंगी, तो ये समझिए कि आपका 80% काम हो गया। नंबर 1, टूटेगा वो वर्ण जो दो वर्णों से मिलकर के बना है, और जिस वर्ण को तोड़ना है उसको बाहर निकाल लो। इस शब्द से बाहर निकाल लेंगे तो दीर्घ स्वर संधि में हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कौन कौन से वर्ण मिलकर के बनते हैं, आ, ई और उ। तो देखते हैं। अब इसमें देखो आ की मात्रा है और इसमें भी आ की मात्रा है, यहाँ ए की मात्रा और यहाँ ए की मात्रा है। तो ए की मात्रा तो टूटेगी नहीं, क्योंकि टूटेगा वो जो वर्णों से मिलकर के बना है। तो आ टूटेगा। दोनों को तोड़ के देखते हैं अपन। जहां से दोनों को तोड़ के देखेंगे, जहां से हमें दो सार्थक शब्द मिलेंगे वहीं से उसका संधि विच्छेद होगा। सबसे पहले यहां से हम तोड़ेंगे, तो जिसको तोड़ना है उसको बाहर निकाल लो। तो ये आ है, इसको बाहर निकालेंगे। अब बाहर निकालेंगे तो देखो बचेगा क्या। सा में से आ निकला तो क्या बचा, से हलंत का बच गया। और जहां से आप वर्ण निकाल रहे हो वहीं पर धनात्मक चिन्ह लगा दो, प्लस का निशान। से निकाला तो से के आगे प्लस का निशान लगा दो। आगे ऐसा कैसा लिख दो, वे धा ने। अब देखो हमारा एक वर्ण बाहर बैठा है, सारे वर्ण पूरे करेंगे। एक वर्ण को छोड़कर बाकी सारे हमने ले लिए। अब ये जो बाहर बैठा है इसको हमें तोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये मिलके बना है। अब ये टूट कैसे सकता है, तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आ किस से मिलके बनता है। तो आ बनता है ए या आ प्लस ए या आ। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो ये हमारा संधि का सूत्र ही है। संधि का सूत्र यही है, ये प्लस का निशान है। तो आ जब टूटेगा तो पहले शब्द के लास्ट में क्या आएगा, ए या आ। मतलब यहां से में या तो ए आएगा से, और या आ आएगा तो सा बनेगा। प्लस के निशान के बाद यानी यहां दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में भी ए या आई आएगा। तो यानी यहां प्लस या तो आएगा ए वधान और या आएगा आ वधान। अब ये देखो, ये दो सिचुएशन आ गई, दो स्थितियां आ गई हमारे सामने। इन दोनों को ही जोड़ने पर सावधान बनेगा, लेकिन इन दोनों में से एक में सार्थक है और दूसरे में निरर्थक है। तो यहां देखो सा का कोई मतलब नहीं होता, से है जो एक उपसर्ग है हिंदी में, जिसका मतलब होता है साथ या सहित। और अवधान कोई शब्द नहीं है, अवधान सार्थक शब्द है जिसका मतलब होता है ध्यान। तो ध्यान के साथ या ध्यान सहित जो होता है उसे कहते हैं सावधान। तो यहां हमारे पास क्या वर्ण निकल के आए, ए और ए। तो यहां ए मिलाएंगे तो ए हट जाएगा। अगर हम इसका अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कि हम से में से हलंत हटा देंगे, ए मिल गया, और हम आगे यहाँ क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो हमारा सही संधि विच्छेद हो जाएगा से जोड़ अवधान। इस तरह से हम बहुत द्रुत गति से हम कर सकते हैं, तेजी से कर सकते हैं। ये मैंने एक बार थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लिया है। दूसरा उदाहरण देखें। सत्यार्थ। अब आप यहां देखेंगे, हम प्रथम दृष्टया देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये कहां से टूटेगा, क्योंकि से नहीं टूट सकता क्योंकि उसमें ह्रस्व स्वर है। तय नहीं टूट सकता क्योंकि तय तो पहले से ही टूटा हुआ है। और ये में आ की मात्रा है तो ये टूटेगा। थे में ए की मात्रा, ये नहीं टूट सकता। अब अपना ट्रिक क्या है,
कि टूटेगा वो जो मिलके बना है, तो मिलके बना है आ, ये टूटेगा, और जिसको तोड़ रहे हैं उसको बाहर निकालो, तो बाहर निकाल लिया आ। बाहर निकालने के बाद जो स्थिति है वो लिख दो, तो से ये तय आधा, और या में से आ गया तो पीछे क्या बच गया, ये आधा। जहां से हमने आ निकाला है वहीं प्लस लगा दो, और आगे ये लिख दो ऐसा कैसा। अब यहां तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्लस के निशान से पहले भी ए या आ आएगा और बाद में भी ए या आएगा, तो हम यहां लगा के देख लेते हैं। सत्य, ए जोड़ेंगे तो सत्य बनेगा, आ जोड़ेंगे तो सत्या बनेगा, तो कौन सा शब्द सार्थक होता है, सत्य, ये सार्थक होता है जिसमें ए होता है। यहां हम ए या आ लगा के देखेंगे, ए लगाएंगे तो बनेगा अर्थ, आ लगाएंगे तो बनेगा आर्थ, तो सही शब्द क्या होता है, अर्थ होता है, न कि अर्थ, तो प्लस अर्थ हो जाएगा। हमारा संधि विच्छेद हो गया, सत्य जोड़ अर्थ, अर्थ का मतलब होता है के लिए, सत्य के लिए, उसे हम कहते हैं सत्यार्थ। इसी तरह से कुसुमाकर, अब देखो ये इतना बड़ा शब्द है लेकिन सिर्फ टूटने की संभावना एक ही जगह से है, बहुत सरल है। अगर हमने ट्रिक समझ ली तो बहुत सरल है, लेकिन हमने ट्रिक नहीं समझी तो ये बड़ा महाभारत है कि इतना बड़ा कैसे टूटेगा, कहाँ से टूटेगा। लेकिन ट्रिक दिमाग में है तो टूटेगा वो जो मिलके बना है। अब देखो छोटा ऊ है, छोटा ऊ मिलके नहीं बनता है, ये तो अपने आप में ह्रस्व है, ये भी छोटा ऊ है, मिलके नहीं बनता है। इसमें ए है तो ए भी छोटा है, बनता ही नहीं है। रे में ए है वो भी किसी से नहीं बनता है। इसमें आ है तो आ हमें पता है मिलके बनता है इनसे। आ बनने के लिए ये प्रक्रिया होती है, तो कहाँ से तोड़ेंगे, आ से तोड़ेंगे। आ से तोड़ेंगे तो क्या स्थिति आई, कु सु, ये तो सेम रहेंगे, इनको हम छेड़ नहीं सकते। माँ में से आ बाहर निकालो तो बच गया आधा में, और जहां से हम मात्रा निकालते हैं वहीं पे हम प्लस लगा देते हैं, प्लस लगा दिया, आगे जो बचा वो लिख दो। अब देखो तुरंत आ जाएगा दिमाग में कि प्लस से पहले भी ए या आ आएगा और प्लस के बाद में भी ए या आ आएगा, तो लगा के हम देखते हैं। ए लगाएंगे तो बनेगा कुसुम और आ लगाएंगे तो बनेगा कुसुमा, तो कौन सा शब्द सार्थक है, कुसुम, जिसका मतलब होता है फूल, तो सही शब्द हो जाएगा कुसुम। प्लस आगे एकर और आकर, तो एकर कोई शब्द नहीं होता, आकर होता है, जिसका मतलब होता है खजाना। आकर, आकर यानी खजाना। एक आकर वो भी होता है कि जैसे मैंने स्कूल से आकर के खाना खाया, तो वो आकर है, वो है क्रिया, वर्ब, पूर्वकालिक क्रिया। तो यहां हो जाएगा कुसुम जोड़ आकर, फूलों का खजाना, फूलों का खजाना कुसुम आकर, बसंत ऋतु को कहा जाता है। तो ये हमारी इस तरह से तोड़ने की प्रक्रिया है। अब हम ई को तोड़ के देखते हैं। कपीस, देखते ही पता चल रहा है तोड़ने का सिद्धांत क्या है, अपना ट्रिक क्या है। टूटेगा वो जो मिलके बना है, तो कौन मिलके बना है इसमें, दीर्घ ई की मात्रा। कै में ए है वो भी मिलके नहीं बनता, शय में ए है वो भी मिलके नहीं बनता, तो देखते ही पता चल गया दीर्घ ई टूटेगी, तो दीर्घ ई को बाहर निकालो, बराबर। दीर्घ ई निकालते ही बच क्या गया, कै, पे में से ई निकला, हलंत बच गया, और प्लस लगा दो वहीं पे, जहां से निकाला वहीं प्लस लगा दो। अब आगे क्या बचा, शय। अब ये दीर्घ ई किसका बनता है, तो दीर्घ ई किसका बनता है, इस स्थिति का बनता है, यानी प्लस के पहले भी ई या ई हो सकता है और बाद में भी ई या ई हो सकता है, तो हम दोनों लगा के देखेंगे। कपी, बड़ी ई लगाएंगे तो भी कपी बनेगा। अब सोचो, याद करो, कपी का मतलब क्या होता है, बंदर होता है, और बंदर में ई की मात्रा छोटी आएगी। पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग शब्दों में प्रायः है अंतिम ई की मात्रा ह्रस्व होगी। ऊ की मात्रा का भी यही रूल है,
ऐसा प्रायः है देखने में आता है कि जो पुल्लिंग शब्द है उनमें अंतिम ई और ऊ की मात्रा ह्रस्व होती है। जहाँ भी आपके मात्रा में कन्फ्यूजन हो जाए तो ये ट्रिक काम में ले लेना, आपका काम हो जाएगा कि पुल्लिंग शब्दों में अंत में ई और ऊ की मात्रा प्रायः ह्रस्व होगी और स्त्रीलिंग शब्दों में ई या ऊ की मात्रा प्रायः दीर्घ होगी। जैसा कि आपने अभी देखा भी होगा, वधु में मैंने धू की मात्रा बड़ी लिखी थी ध में, तो वधु का मतलब नववधु विवाहित स्त्री, स्त्रीलिंग है इसलिए दीर्घ मात्रा लिखी है। और एक मैंने लिखा था विधु, विधु में मैंने छोटे ऊ की मात्रा लिखी थी। विधु का मतलब होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? अब यहाँ आपको ये दिक्कत आ सकती है कि मुझे कैसे पता चले कि चंद्रमा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप वाक्य में प्रयोग करके देख लें। वाक्य में प्रयोग करते ही आगे वाली क्रिया हमें बता देगी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा चांद या चंद्रमा उदय हो रहा है या उदय हो रही है। जब हम हो रहा है बोल रहे हैं इसका मतलब चांद पुल्लिंग है, तो यहाँ पुल्लिंग है तो छोटे ऊ की मात्रा, ये स्त्रीलिंग है तो बड़े ऊ की मात्रा। अब देखो एक मैंने लिखा था चमू, चमू में कैसे पता चले कि बड़े ऊ की मात्रा आएगी? तो चमू का अर्थ होता है सेना। अब सेना का कैसे पता चले वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? वाक्य में प्रयोग करके देख लो, सेना आ रही है या सेना आ रहा है? सेना आ रही है इसका मतलब सेना स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है तो ऊ की मात्रा बड़ी होगी। तो इसी तरह से इसको काम में ले लो, इस ट्रिक को। यहाँ पर कपि का मतलब होता है बंदर, क्योंकि यहाँ आपके कन्फ्यूजन होगा कि कपि में हम मात्रा बड़ी करें या छोटी, क्योंकि दोनों ही करेंगे तो कपीस बनेगा। प्लस के निशान से पहले छोटी ई और बड़ी ई दोनों आ सकती हैं, लेकिन सही एक ही है, एक गलत है। तो कपि बंदर है, पुल्लिंग है, तो ये मात्रा सही हो जाएगी प्लस। अब आगे छोटी ई आएगी तो इस बनेगा, बड़ी ई आएगी तो ईस बनेगा। ये मात्रा हमें याद रखनी पड़ेगी कि ईस में ई की मात्रा बड़ी आती है। बहुत कम शब्द हैं ऐसे, तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो फाइनल हो जाएगा कपि जोड़ ईस। वानरों का स्वामी या पति, जो बड़ा वानर, वैसे ये हनुमान जी का पर्यायवाची है, वानरों का स्वामी ईश। तो इस तरह से हमने इसको तोड़ा है। अभी आगे देखो, महेंद्र, इसको हम तोड़ेंगे। एक ही जगह से टूट रहा है, सीधा दिख रहा है, पूरी ट्रिक काम कर रही है। मैं नहीं टूटेगा क्योंकि ए है में बड़ी की मात्रा है, टूटेगा क्योंकि ये मिलके बनता है, टूटेगा वो जो मिलके बनता है। और ये भी नहीं टूटेंगे, ये टूटा हुआ है और इसमें ए की मात्रा है, तो इसमें बड़ी की मात्रा है, इसको बाहर निकाल दो। टूटेगा वो जो मिलके बना है और जिसको तोड़ना है उसको बाहर निकाल दो। तो देखो, मैं है में से बड़ी की मात्रा निकली है हलंत का, और आगे वाला प्लस लगा के सेम लिख दो। तो अब देखो यहाँ हम ई की मात्रा लगाएंगे, प्लस से पहले भी ई की मात्रा आएगी, प्लस के बाद में भी आएगी। तो यहाँ वही कंफ्यूजन होगा कि ही की मात्रा छोटी लगाएं या बड़ी। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि शब्द भंडार मजबूत हम करेंगे, पर्यायवाची हमें याद होने चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि मही क्या है। मही पृथ्वी है, धरती का पर्यायवाची है। अब धरती पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? धरती हमारी माता है, धरती कांप रही है, धरती डोल रही है, तो रही है इसका मतलब स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग है तो मात्रा छोटी आएगी या बड़ी? बड़ी आएगी, प्लस लगा दो वहीं। आगे यहाँ ई या ई लगाएंगे तो बनेगा इंद्र। इंद्र में ई की मात्रा छोटी आती है, याद रखना है। ये जो लॉजिक पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला है ये अंतिम मात्रा के लिए है, प्रथम मात्रा के लिए नहीं है। यहाँ इंप्लीमेंट मत कर देना, इसको यहाँ लागू मत कर देना। तो फाइनल हो गया मही जोड़ इंद्र। एक उदाहरण और लेते हैं। नारीश। अब देखो यहां न में आ की मात्रा है तो ये भी टूट सकती है, रे में बड़ी की मात्रा है तो ये भी टूट सकती है। तो पहले हम ना से तोड़ेंगे। अब देखो ना से तोड़ेंगे तो ना में आ है उसको बाहर निकालो, नारीश। ना से तोड़ेंगे तो ना का आ बाहर निकालो। हालांकि हमें ये एक बार मैं आपके उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये ना से नहीं टूटेगा।
क्योंकि मैंने ये कहा है कि जो मिलके बनता है वो टूटेगा, लेकिन हम तोड़ने के बाद देखेंगे कि दोनों शब्द सार्थक हैं क्या। यहाँ से तोड़ने पर दोनों शब्द सार्थक मिलेंगे तो ही संधि विच्छेद होगा, अन्यथा नहीं होगा। किसी भी शब्द में आ हो तो वो वहाँ से उसके टुकड़े होंगे, ये जरूरी नहीं है, सार्थक होना चाहिए। अब देखो ना में से आ निकला तो न बच गया हलंत का, प्लस आगे रीश। अब देखो ये किसका बनता है, ए या आ का, तो यहाँ न भी हो सकता है ना भी हो सकता है। यहाँ आगे एरीश या आरीश दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं। इन दोनों को ही जोड़ेंगे तो नारीश बनेगा, लेकिन यहाँ ये तो सार्थक हैं, न का मतलब भी होता है और ना का मतलब भी होता है, लेकिन ये दोनों ही निरर्थक हैं, इन दोनों का कोई मतलब नहीं होता। हिंदी में ऐसे कोई शब्द ही नहीं है, इसका मतलब ये इसका विच्छेद नहीं हो सकता, ये गलत है। तो हम आगे चलेंगे। रे में बड़ी की मात्रा है, ये भी मिलके बनती है, इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे तो देखो बाहर निकल जाएगी ई, पहले इसको तोड़ा बाहर निकाला आ, अब इसको तोड़ रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं ई। टूटेगा वो जो मिलके बना है और जिसको तोड़ना उसको बाहर निकाल दिया। अब ना रे में से बड़ी ई निकली तो रे आधा बच गया, प्लस लगा दो, जहां से निकाला वहीं प्लस लगाएंगे। यहां देखो न से निकाला था तो न के बाद प्लस लगाया है, यहां रे से निकाला है तो रे के बाद प्लस लगाया है। आगे श। ऐसी स्थिति आ जाए तो तुरंत समझ जाना कि ईस ही होगा और कोई शब्द नहीं हो सकता हिंदी। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो तुरंत समझ जाना इंद्र के अलावा और कोई शब्द नहीं होगा, इंद्र ही होगा। अगर यहां ऐसी स्थिति आ जाए तो यह समझना इच्छा ही होगा और कोई शब्द नहीं होगा। अगर यहां ऐसी स्थिति आ जाए तो यह समझना ईश्वर ही होगा और कोई शब्द नहीं होगा। बहुत छोटी भी है हिंदी अगर हम ट्रिक से चले तो। अब देखो ये ई किसका बनता है वो फिट कर दो। यहाँ पहले शब्द के लास्ट में छोटी ई या बड़ी ई, नारी और नारी, यहां फाइनल है बड़ी ई आएगी, यहां फाइनल करना है। तो नारी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, अंतिम मात्रा कैसी आएगी, बड़ी आएगी, तो फाइनल हो जाएगा नारी जोड़ ईस। इस तरह से हम कर सकते हैं। आगे ऊ के उदाहरण तोड़ने हम देखते हैं, जैसे लघुतर, बहुत ही अच्छा शब्द है, कई बार पूछा हुआ है। तो टूटने की संभावना कहाँ से है, केवल इस ऊ से और कहीं से नहीं है। तो इसको तोड़ेंगे तो ले, घे में से ऊ निकल गया, घे आधा, प्लस लगा दो वहीं पे। आगे तर। अब देखो ये जो बाहर ऊ निकाला ये किसका बनता है, प्लस के निशान से पहले भी ऊ या ऊ आएगा और बाद में भी ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ में से कोई एक आएगा। जब जोड़ेंगे तो तोड़ के लिखेंगे तो यहां हो जाएगा घू और प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दो स्थिति आएंगे, क्योंकि प्लस के निशान के बाद में भी हमें छोटा और बड़ा लेना है और पहले भी हमें छोटा और बड़ा लेना है। इन दोनों में से सही एक ही है, इन दोनों को ही जोड़ेंगे तो लघुत्तर बनेगा, लेकिन दोनों में सही एक ही है, एक एक गलत है। तो लघु में ऊ छोटा होता है, क्यों, क्योंकि लघु का मतलब क्या है, छोटा, और छोटा का मतलब पुल्लिंग ही है, स्त्रीलिंग में तो छोटी होता है, तो छोटा ऊ आ जाएगा। फिर उत्तर में ऊ छोटा आता है, ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उत जोड़ तर, उत एक उपसर्ग है और उस उपसर्ग में ऊ छोटा आता है, तो फाइनल हो जाएगा लघु जोड़ उत्तर, ये फाइनल है। इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखो, थोड़ा सा क्लिष्ट है। वधूरु, टूटने की संभावना बड़े ऊ से है, यहां से भी है लेकिन यहां से नहीं टूटेगा, क्योंकि अंत में बड़ा ऊ ही बच जाएगा, अकेले बड़े ऊ का कोई अर्थ नहीं है। वो एक प्रत्यय के रूप में काम में आ सकता है, स्वतंत्र रूप से प्रत्ययों का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि अगर स्वतंत्र रूप से प्रत्यय और उपसर्ग का कोई अर्थ होता तो वो भाषा में स्वतंत्र रूप से ही प्रयोग होते, अकेले किसी शब्द के पहले या अंत में जुड़ के नहीं होते।
वो पहले और अंत में इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि खुद का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो जब किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो उसके अर्थ को बदल भी देते हैं, विशिष्टता भी प्रदान करते हैं, गति भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ बड़ा ऊ बाहर निकाल लो, क्या बच गया? वह ध में से बड़ा ऊ निकला तो ध आधा हो गया, प्लस लगा दो वहीं पे, आगे रू लिख दो। अब देखो हमें पता है कि ये जब टूटेगा तो प्लस के निशान से पहले भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा और बाद में भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा। तो यहाँ पता ही है हमें कि वधु स्त्रीलिंग है तो बड़ा ऊ आएगा, यहाँ का हमें नहीं पता है। तो यहाँ के कुछ एक लिमिटेड शब्द हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। ऊरू, बड़ा ऊ आएगा। ऊरू का मतलब होता है जंघा। हमारे जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर हड्डी, पैर की, घुटने से लेकर के कूल्हे तक की, उसको फीमर हड्डी कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में उसको ऊरू कहते हैं। तो वधूरू, जैसे जिसकी किसी की वो फीमर हड्डी अगर छोटी है तो हम उसको ये कह सकते हैं लघु जोड़ ऊरू, तो बन जाएगा लघुरू यानी छोटी फीमर हड्डी। और इसी तरह से यदि वो बड़ी है, फीमर हड्डी अगर बड़ी है तो हम कह देंगे महाजोड़ ऊरू। अब यहाँ गुण संधि हो जाएगी और ये बन जाएगा महोरू। किसी की फीमर हड्डी मोटी है तो हम उसको कह देंगे स्थूल जोड़ ऊरू, मोटी जंघा हो, स्थूल ऊरू। वो सुमो पहलवान जो होते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं स्थू, ए और ऊ मिलके ओ, स्थूलोरू, बड़ी मोटी फीमर हड्डी। स्थूल यानी मोटी बड़ी, लघु यानी छोटी, महा यानी, महा का मतलब भी बड़ी होती है, विशाल होती है। तो हम इस तरह से इनका संधि विच्छेद कर सकते हैं। दीर्घ स्वर संधि पूरी हुई, हमने संधि करना जाना, संधि विच्छेद करना जाना। आप खूब सारी प्रैक्टिस करें। मैं आपको उदाहरण के लिए कुछ एक शब्द लिख देता हूं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगले वीडियो में मैं उनके उत्तर भी लिखवाऊंगा। तो एक्सरसाइज के लिए हैं, इन शब्दों के संधि विच्छेद आपको करने हैं। विंध्याचल, देशाटन, अभयारण्य, रविंद्र, भानुर्जा। वधूक्ति। इनके आप संधि विच्छेद करें, अभ्यास के लिए हैं आपके लिए। और इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो आप और पारंगत हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।